नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिल्ली की राजनीति में इस्तीफे की घटना ने सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। दिल्ली की राजनीति के अपडेट के साथ ही बताएंगे देश में शहरी योजना के तहत कैसे बदल रहे हैं शहर। दिखाएंगे क्या है तैयारियां त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में मतगणना की तैयारी कल के लिए। G20 समूह के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होगी आज गाला डिनर के साथ। देश, दुनिया और खेल की होंगी बाकी खबरें। शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल में अर्बन प्लानिंग की हमारे शहरों का करेगी भाग्य निर्धारित। देश में इक्का दुक्का ही प्लान्ड सिटी बनने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, 75 साल में देश में 75 नए और बड़े प्लान्ड सिटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में घमासान। बीजेपी कांग्रेस का केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा, सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख का न होना खड़े करता है कई सवाल। मांगा अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत का भी इस्तीफा। फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में कांग्रेस ने एलजी से मिल केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में योगी सरकार सख्त। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी खालिद जफर के घर चला बुलडोजर। खालिद के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार बरामद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, सपा ने प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखा था। ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन एक जिला, एक माफिया जरूर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। 20 दिन में तय होगी 8000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने बदले राजनीति के पैमाने। जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक को देखकर होने वाली राजनीति हुई खत्म। आज से दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका जैसे देशों के विदेश मंत्री ले रहे हैं हिस्सा। कल 2 सत्रों में बहुपक्षीयता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद और नशीले पदार्थों समेत तमाम मसलों पर होगी बात। बैठक से पहले दिन भर जारी रहा द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला। G20 की बैठकों का दौर जारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ G20 देशों के कार्यसमूह की बैठक की गुरुग्राम में हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन सत्र में कहा, अपराधी के देश छोड़कर चले जाने से मामला हो जाता है और भी गंभीर। कहा, पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए बनाया है प्रशासनिक इकोसिस्टम। दुनिया में टमाटर प्याज की किल्लत के बीच भारत में प्याज की कीमत को सहारा देने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के निर्देश पर नाफेड ने नासिक में 8 केंद्रों पर शुरू की लाल प्याज की सीधी खरीद। जल्द ही बढ़ेगी खरीद केंद्रों की संख्या। सरकार और नाफेड की इस पहल से किसानों ने ली राहत की सांस। इंदौर टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज हुए फेल। पहली पारी में टीम इंडिया 109 रनों पर ढेर। खराब शुरुआत के बाद संभला ऑस्ट्रेलिया। खेल खत्म होने तक बनाए 4 विकेट पर 156 रन। भारत के रविचंद्रन अश्विन बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज। ताजा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचे। रैंकिंग्स के शीर्ष पर जेम्स एंडरसन का वर्चस्व हुआ समाप्त। दिल्ली कैबिनेट के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं और जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने मांगा सीएम केजरीवाल का इस्तीफा। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अधिक आक्रामक हो गई है। भाजपा खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने की पूरी कोशिशों में लगी है। बुधवार से दिल्ली में बीजेपी ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाने के लिए दिल्ली के 10 प्रमुख जगहों को चुना है। इन जगहों में आईटीओ, राजीव चौक मेट्रो गेट नंबर 6, खानपुर डिपो, लोनी गोल चक्कर, शास्त्री नगर चौक, लोनी चौक, बुराड़ी चौक, बवाना, मधुबन चौक, नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम शामिल हैं। इन जगहों पर प्रदर्शन में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। संदीप सिंह राशन कार्ड में गए ना, असीम अहमद खान भ्रष्टाचार में गए, राजेंद्र पाल गौतम गए। ऐसे जिस सरकार के 6 मंत्री इस्तीफा दे रहे हो, ऐसी सरकार को रहने का मतलब क्या है? पूरी दिल्ली जानती है कि दिल्ली के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ, इसके सूत्रधार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पूरी दिल्ली में हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जब तक त्यागपत्र नहीं होगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। बीजेपी ने सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को आम आदमी पार्टी की हार बताते हुए उस पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख तक नहीं है, जो कई सवाल खड़े करते हैं। पार्टी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के भी इस्तीफे की मांग की है। ये प्रश्न पूछा जाएगा और बड़ी मजबूती और प्रखरता से पूछा जाएगा कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर यह घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार हमला बोल रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद आज दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के अंदर सरकार नहीं, मजाक चल रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े, चाहे सदन एमसीडी का हो, विधानसभा का हो। तो आज हम अरविंद के पास आए हैं और ये मांग लेके आए हैं। एक भ्रष्टाचारी मंत्री जेल गया है, दूसरे भ्रष्टाचारी को इनाम दे रहे हो, सजा की बजाय इनाम। ये दिल्ली सहन नहीं करेगी। उनका इस्तीफा मांगने आए हैं। नैतिकता के आधार पर अरविंद को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बुधवार को दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात की और कथित फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य सभी अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी एक माफिया की तरह काम करती है, ये दिक्कत है। और इसमें क्या है, क्राइम हो, लोगों को, क्योंकि देखिए क्या होता है क्रिमिनल का काम, दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करना और लोकप्रियता में गरीबों को बांटना। और यही इनका काम है कि एक तरफ गरीबों को बांटते रहिए जिसमें लोकप्रियता बनी रहे, और बाकी अपनी धांगियां करते रहिए, जो बहुत पुराना माफिया का एक काम है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में खलबली मची है और पार्टी काडर निराश नजर आ रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव 11 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद पार्टी ज्वाइन कराई थी। उन्हें हाल ही में कर्नाटक में पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब वो राज्य में पार्टी के प्रमुख शहरों में से एक के रूप में उभरे थे, लेकिन उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है। फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं और दोनों का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि ईमानदारी के दावों पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के दामन पर लगे भ्रष्टाचार के ये दाग कैसे धुलेंगे। दिल्ली से विकास सारथी और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्वोत्तर के 3 चुनावी राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कल होगी मतगणना। आइए क्या है तैयारियां, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में मतदान के बाद अब बारी है मतगणना की। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में गुरुवार सुबह से मतगणना का काम शुरू होगा और दोपहर तक नतीजे आ जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 2 मार्च को होने वाली मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहे,
इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों का दौरा किया है और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठकें कर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस तथा त्रिपुरा राज्य राइफल्स के कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों से मतगणना प्रक्रिया के दौरान और बाद में शांति और सद्भाव बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। यहाँ वेस्ट त्रिपुरा में टोटल 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के काउंटिंग होना है। इसको लेके जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स है काउंटिंग हॉल के बाहर और काउंटिंग हॉल में, वो सारे लिए गए हैं। जितने भी हम लोग प्रिपेयर्डनेस लेना था लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट काउंटिंग सिनेरियो में, फिर प्री काउंटिंग सिनेरियो में, वो भी हम ले चुके हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार है काउंटिंग के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए 13 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं और राज्य भर में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। 27 मतगणना पर्यवेक्षक और 500 माइक्रो पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। मेघालय में 2 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे राज्य की अगर बात करें तो 13 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। विशेषकर अगर हम कंट्रोल रूम्स कहते हैं, स्ट्रांग रूम्स कहते हैं, वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने वहां पर इम्प्लीमेंट की है। नागालैंड में भी मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं। तैयारी तो पूरा है। हमारा जो मशीन का मूवमेंट और अपना काउंटिंग एजेंट, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट का मूवमेंट, वो सब अलग अलग किया हुआ है और मशीन भी अलग अलग मूव करेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा काउंटिंग। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था। वहीं मेघालय विधानसभा की 59 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान हुआ था और 85.17% मतदान दर्ज किया गया था। नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ था। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो कर दिया और अब इंतजार है नतीजों का। रमा त्यागी, कुमार आलोक और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर खालिद जफर के घर पर चला बुलडोजर, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद ने संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई के बीच अतीक अहमद ने मांग की है कि उसे गुजरात से किसी दूसरी जेल में न भेजा जाए। मिट्टी में मिल गई माफिया की कमाई से बनी इमारत। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस अवैध संपत्ति को गिराकर अतीक के आतंक को सीधे चुनौती दी और बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इसे तोड़ने वाले का हाल टूटी इमारत की तरह होगा। ये घर अतीक अहमद के करीबी बिल्डर और घर के बगल में रहने वाले खालिद जफर का है। कार्रवाई के दौरान खालिद के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार बरामद हुई है। चकिया की इसी 2 मंजिला इमारत में उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद से फरार हो गए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से पुलिस द्वारा पूछताछ होने के बाद से फरार है। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों पर एक तरफ जहां बुलडोजर गरज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस की एक टीम ने लखनऊ के महानगर में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर छापा मारा। अतीक के फ्लैट नंबर 202 पर ताला लगा था। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों के इसी अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई थी। पुलिस ने यहां पार्किंग में खड़ी अतीक अहमद की लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कब्जे में ले ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उनके इस बयान का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। बुधवार को भी उन्होंने माफिया राज के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखा था। ये लोग ODOP तो नहीं दे पाए, लेकिन एक जिला एक माफिया जरूर दे दिया। सच है कि आप ODOP तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड के मामले में नाम सामने आने के बाद से अतीक अहमद पर खौफ का साया साफ देखा जा सकता है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आशंका जताई है कि उमेश पाल हत्या के मामले में अगर पुलिस उन्हें रिमांड पर यूपी लेकर आती है तो उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद को तहकीकात के लिए यूपी न लाया जाए। अगर पूछताछ करनी है तो वो अहमदाबाद में ही हो। अगर फिर भी यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दी जाती है तो अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा साथ रहे। ये सुप्रीम कोर्ट से हमने गुहार लगाई है कि हमको यूपी पुलिस के हवाले नहीं किया जाए। अगर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की जरूरत है तो उसको थ्रू वीसी किया जाए, तो क्योंकि हमारे सारे मुकदमे इलाहाबाद में जो हैं वो थ्रू वीसी चल रहे हैं। हमको अभी तक इलाहाबाद नहीं ले जाया गया है, सारे मुकदमे वीसी चल रहे हैं। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में गहमागहमी है। पुलिस ने इस मामले में सदाकत को गिरफ्तार किया है तो उमेश पाल हत्याकांड का साजिश करता है। इस मामले में राजनीतिक मोड़ तब आया जब मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की फोटो सदाकत के साथ सामने आई थी और वायरल हो गई। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चामराजनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ किया। भाजपा अध्यक्ष ने नगाड़ा बजाकर और झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस मौके पर कर्नाटक के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस साल कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस मायने में भाजपा अध्यक्ष का कर्नाटक दौरा काफी खास हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये रथ यात्रा कर्नाटक के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा 224 विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में जाएगी। लगभग 20 दिनों के अंदर, इन 20 days we will cover some 8,000 kilometers, और इस यात्रा में लगभग 75 जनसभाएं होंगी और 150 से ज्यादा रोड शो होगा और जगह जगह पर लोगों को जोड़कर विजय संकल्प की यात्रा में विजय संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। भाजपा अध्यक्ष ने चामराजनगर में सोलीगा आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक को देखकर राजनीति होती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राजनीति के पैमाने ही बदल दिए। रथ यात्रा रवाना करने से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महादेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप।
21वीं सदी की भारत की जरूरत है सुनियोजित शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी विकास और स्वच्छता पर वेबिनार में संबोधित करते हुए कहा कि नए शहरों का विकास और मौजूदा सेवाओं में आधुनिकीकरण शहरी विकास के दो प्रमुख पहलू हैं। इस मौके पर भारत में शहरी विकास से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित तमाम पहलों और योजनाओं के तेजी से और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए पीएम मोदी लगातार वेबिनार कर रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को छठे वेबिनार में पीएम मोदी ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता विषय पर इससे जुड़े लोगों के साथ विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने आजादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लान्ड सिटी बनने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लान्ड सिटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जिस तरह भारत तेज गति से विकास कर रहा है, आने वाले समय में अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाले हैं। भारत में अर्बन डेवलपमेंट के दो प्रमुख पक्ष हैं। नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। इस बजट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी तय किया गया है। मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी, इसे गति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि शहरी विकास में शहरी योजना और शहरी सुशासन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसका सही तरीके से लागू न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। पीएम ने वेबिनार में शामिल स्टेक होल्डर से 3 सवालों पर फोकस करने को कहा। पहला, राज्यों में अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध एक्सपर्टाइज का अर्बन प्लानिंग में कैसे सही इस्तेमाल हो। तीसरा, ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसीज कैसे डेवलप किए जाएं जो अर्बन प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकर जाएं। सभी राज्य सरकारों को और अर्बन लोकल बॉडीज को एक बात हमेशा याद रखनी होगी, वे देश की को विकसित बनाने में तभी अपना योगदान दे पाएंगे जब वो प्लान अर्बन एरियाज को तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों से आग्रह किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचें। पीएम मोदी ने कहा कि हम मेट्रो नेटवर्क के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके हैं। अब जरूरत है इस नेटवर्क को मजबूत करने की और फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की। पीएम मोदी ने कहा कि इन कूड़े कचरे की प्रोसेसिंग करके इन कूड़े के पहाड़ों से भी शहरों को मुक्त करने का काम किया जा रहा है। हमारे नए शहर कचरा मुक्त होने चाहिए, वाटर सिक्योर होने चाहिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट होने चाहिए। इसके लिए हमें टियर 2 और टियर 3 शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग में निवेश बढ़ाना होगा। आर्किटेक्चर हो, जीरो डिस्चार्ज मॉडल हो, एनर्जी की नेट पॉजिटिविटी हो, जमीन के इस्तेमाल में एफिशिएंसी हो, ट्रांजिट कॉरिडोर्स हो या पब्लिक सेवाओं में एआई का इस्तेमाल हो। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि शहरों के विकास के समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें शहरी लोगों के विकास की भी संभावनाएं समाहित हों। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और 21वीं सदी के दौरान भारत में तेजी से बदलते वातावरण में सुनियोजित शहर समय की जरूरत है। नए शहरों को कचरा मुक्त, जल संरक्षित और जलवायु अनुकूल होना चाहिए। और यही कुछ एक तरह से अर्बन प्लानिंग को लेकर कुछ नई घोषणाएं
नए इंसेंटिव शामिल किए गए इस बजट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव की घोषणा की गई इस बजट में। पीएम आवास योजना का भी बजट बढ़ाया गया, जिसे 66% बढ़ा दिया गया है। वहीं शहरी नियोजन में सुधार किया गया है और उसमें भी कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। आइए देखते हैं आगे और किस तरह से कई ऐसे परिवर्तन शामिल किए गए हैं जो अर्बन प्लानिंग में बेहद अहम होंगे, जिसमें म्युनिसिपल बॉन्ड की घोषणा की गई है। शहरी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए को शामिल किया जाएगा। शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि की भी स्थापना की गई है। इसी के साथ साथ मशीनों से मल टैंकों या जिसको आप कह सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। 100% मशीनी सफाई पर जोर है बजट में और उसके लिए तमाम आवंटन किए गए हैं। मशीनों से मल टैंकों और मेन हॉलों की सफाई की जाए, इसका प्रबंध किया गया है। सूखे और गीले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए। तो ये सब तमाम एक तरह से कह सकते हैं अर्बन प्लानिंग के वो मानक हैं जिनके लिए इस बजट में ध्यान दिया गया है। अब एक तरफ नजर डालते हैं कि इनके मानक आखिर हैं क्या, जिस पर एक बेहतर शहर, सुनियोजित शहर की बात की जा रही है। तो उसमें क्या जरूरी है? पर्याप्त पानी लोगों के लिए, निश्चित विद्युत आपूर्ति यानी कि बिजली की आपूर्ति जरूरी है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा एक तरह से एक सिस्टम होना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और यही कारण है कि सार्वजनिक परिवहन की जब बात करते हैं, इसी के साथ साथ आवास पर यानी किफायती आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो किस तरह से लोगों को किफायती आवास उपलब्ध करा रही है। आईटी कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, एक सुनियोजित, एक प्लान शहर की आज की तारीख में अनिवार्यता है। साथ ही टिकाऊ पर्यावरण, ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक प्लांट सिटी के लिए। अब प्लांट सिटी में स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत क्या काम किया गया है उसे देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो एक बड़ा परिवर्तन 21वीं सदी के विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई है। 92,766 करोड़ की 5,005 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं आज की तारीख में और 88,796 करोड़ की करीब 2,737 परियोजनाएं आज भी देश भर में जारी हैं। 2022 में जारी धनराशि 34,887 करोड़ थी और इस वित्त वर्ष में इसको बढ़ाया भी गया है। साथ ही साथ जो कई परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं उसकी संख्या 1707 है और इस वित्त वर्ष में इस राशि को भी 36,754 किया गया है। तो तमाम उन प्रावधानों के साथ किस तरह से अर्बन प्लानिंग पे इस बजट में भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब अर्बन प्लानिंग में एक बेहद महत्वपूर्ण है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। जब हम बात करते हैं तो उसमें मेट्रो कनेक्टिविटी बेहद अहम है और मेट्रो कनेक्टिविटी में अगर आप देखेंगे 2014 में कुल नेटवर्क जो था वो 248 किलोमीटर था और 2023 तक पहुंचते पहुंचते यानी कि अगर आप 9 साल का आंकड़ा को देखेंगे तो ये 775 किलोमीटर बढ़ी है मेट्रो कनेक्टिविटी तमाम शहरों में, नगरों में, देश में। इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि किस तरह से मेट्रो कनेक्टिविटी ने शहरों को जोड़ा है आपस में, 2014 में ये शहर 5 थे जो 2023 में आज की तारीख में 20 शहर ऐसे हो गए हैं जो मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और लक्ष्य 2025 का है ऐसे 25 शहर तैयार करने। साथ ही साथ अगर हम बात करें अर्बन प्लानिंग में किस तरह से स्मार्ट सिटीज मिशन में फंड बढ़ा है और फंड बढ़ने से क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उस पर भी एक नजर डालते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में जो फंड बढ़ा है अगर 15-16 में आप देखेंगे तो 4.2 हजार करोड़ रुपए थे, जिसको कि अगर आप 23-24 तक जब आप पहुंचते हैं तो ये कई गुना बढ़ता हुआ 16,000 करोड़ के करीब चला गया है। तो इस आंकड़ा ही अपने आप में एक तरह से उन तमाम बातों को कहता है कि कितना परिवर्तन लेके आया गया है। जब एक प्लांट सिटी की बात की जाती है, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, उसमें जिस तरह से आगे बढ़ रही है मौजूदा सरकार। जो परियोजनाएं हैं आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये सारी वो परियोजनाएं हैं जो मानक हैं, उन पर किस तरह से इन परियोजनाओं पर राशि खर्च हो रही है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, साथ ही कितनी परियोजनाएं हैं। यानी कि जल आपूर्ति की जो परियोजनाएं हैं पूरे देश भर में इस समय 1341 परियोजनाएं हैं, 42,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इस पे खर्च हो रही है।
सीवेज और सेप्टिज प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेके 864 परियोजनाएं हैं जिसपे काम जारी है। बरसाती पानी की निकासी, इसमें 800 परियोजनाएं हैं। पार्क और हरित क्षेत्र यानी कि पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए, इसमें तकरीबन 2521 परियोजनाएं हैं, इस पे काम हो रहा है। और जहां हमने बात की शहरी परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें 348 ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पे काम हो रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स या ICCS स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हिस्से के तहत ही तमाम योजनाओं को एक मंच पे लाके उनके बीच का एक कोऑर्डिनेशन इन सेंटर्स के जरिए किया जाता है। कचरा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो 2014 में जब आप देखते हैं तो कितना 15% सिर्फ कचरा प्रोसेसिंग होती थी, जो 2023 तक तमाम उन परियोजनाओं की मदद से, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है उसने इस कचरा प्रोसेसिंग के प्रतिशत को 75 पहुंचा दिया है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जो देश में शहरी विकास की तरफ लगातार काम हो रहा है। उन चिंताओं के बारे में भी प्रधानमंत्री ने आज बात की कि किस तरह से निवेश को ला के साथ ही साथ इनोवेशन के साथ काम करने की जरूरत है इस दिशा में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। और आइए अब खबरें देखते हैं G20 से जुड़ी हुई। G20 की बैठकों का दौर जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ G20 देशों के कार्यसमूह की बैठक की शुरुआत गुरुग्राम में हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन सत्र में कहा कि अपराधी के देश छोड़कर चले जाने से मामला और भी गंभीर हो जाता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए प्रशासनिक इकोसिस्टम बनाया है। भारत की अध्यक्षता में G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हो गई।
G20 अध्यक्ष के तौर पर भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और वैश्विक स्तर पर इसके खात्मे के लिए संयुक्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके उद्घाटन सत्र में कहा कि आर्थिक अपराध का सामना कई देश कर रहे हैं और ये सब और तब भी गंभीर हो जाता है जब अपराधी देश छोड़कर चले जाते हैं। The corruption and related economic offences have harmed the welfare of the citizens of many countries, or may I say across the world. The corrupt find a way to park their proceeds of crime, and this money belongs to the citizens of the country from which it has been taken. Often, this has been taken from some of the poorest people in the world. Further, it is such money that is pushed into evil activities, and that's another major concern. From illegal drugs that destroy young lives to human trafficking, from weakening the democracies to the sale of illegal arms. This dirty money funds several destructive enterprises. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक इकोसिस्टम तैयार किया है। Prime Minister Narendra Modi has envisaged developing such an administrative ecosystem, and I assure you for that, which has zero tolerance to corruption. Taking inspiration from him, India's presidency will aim to focus on pragmatic action-oriented steps to address the wider implications of corruption, to strengthen international cooperation on anti-corruption matters, and to deepen the G20 commitment towards countering corrupt actors and corruption. इस बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने व आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित संपत्ति रिकवरी तंत्र को मजबूत करने और आपराधिक मामलों में घरेलू कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मौजूदा पारस्परिक कानूनी सहयोग ढांचे में सुधार और तंत्र को सरल बनाने पर व्यापक विमर्श किया जाना है। इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान 20 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित देशों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को मजबूत करने पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। इस बीच 2 और 3 मार्च को G20 प्रतिनिधि स्तर की बैठक की मेजबानी के लिए झारखंड की राजधानी रांची और उससे सटे पतरातू में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची में G20 देशों के प्रतिनिधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अगुवाई में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी और 21वीं सदी की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ गुरुग्राम से शुभेंद्र घोष और रांची से दिवाकर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में हो रही G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका जैसे देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को 2 सत्रों में बहुपक्षीयता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद और नशीले पदार्थों समेत तमाम मसलों पर बात होगी। बैठक से पहले दिन भर द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला जारी रहा। G20 समूह के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इस 2 दिवसीय बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के जेम्स क्लीवरली, चीन के विदेश मंत्री समेत सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। Besides the participation of these countries, which I said comprising of over 40 delegations, this would also include 13 international organizations who will be participating in the meeting. Surely it is one of the largest gathering of the foreign ministers hosted by any G20 presidency that we would be privileged to host. इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई गणमान्य मेहमान उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। कल विदेश मंत्रियों की बैठक में 2 सत्र होंगे। पहले सत्र में बहुपक्षीयता, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा और विकास सहयोग के लिए टेम्पलेट्स पर चर्चा होगी। दूसरे सत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने, नशीले पदार्थों सहित विश्व के सामने नए और उभरते हुए खतरों पर चर्चा होगी। वैश्विक कौशल मानचित्रण, मानवीय सहायता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भी चर्चा होगी। बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष का विश्व पर आर्थिक प्रभाव और अन्य प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। Foreign ministers would also focus on the ongoing situation in Russia, between Russia and Ukraine. But what is it
that they come out with, and more importantly, among the G20 memberships, and when they meet tomorrow and discuss this, what is the understanding that they develop, not just on Russia-Ukraine conflict, but also on the impact of that conflict on the rest of the world. बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का G20 के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पिछली चर्चा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की प्रशंसा की। जयशंकर और क्लेवरली ने G20 एजेंडा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। ब्रिटेन का कहना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। हम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। I completely respect India's judgment to have bilateral relations with the countries of its choice. The UK's position is very, very clear, and I know our friends here in India and more broadly understand our position very, very well. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर मुलाकात की और तमाम मसलों पर बात की। विदेश मंत्री की मुलाकात तुर्की के विदेश मंत्री से भी हुई। इस दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कोमोरोस के विदेश मंत्री और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने सागर नीति द्वारा निर्देशित समुद्री पड़ोसी को दृढ़ समर्थन दोहराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आमंत्रित सदस्यों को आश्वासन दिया है कि भारत की G20 अध्यक्षता वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्राथमिकता देगी। भारत और मैक्सिको के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया कि G20 FMM के इतर मैक्सिको के विदेश मंत्री के साथ बैठक गर्मजोशी भरी रही। दोनों नेताओं ने मजबूत बहुपक्षीय सहयोग का उल्लेख किया और G20 एजेंडे पर चर्चा की। उन्होंने वृद्धि और विकास से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया और जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। जयशंकर ने मुंबई में मैक्सिकन वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने गतिशीलता, स्थिरता और नवाचार पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री जॉफ्री ओनिएमा से मुलाकात की और आपसी मसलों पर बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फोंटेल से मुलाकात की। एक ओर रूस और चीन का गठबंधन, दूसरी ओर पश्चिमी देश और इनके बीच बढ़ती दूरियां। भारत अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान ऐसी राह तलाशना चाहेगा जिसमें बीच का रास्ता निकाला जा सके और डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू समाधान निकाला जा सके। कैमरामैन SP दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और भारत की G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बुधवार को नई दिल्ली में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का वादा यानी लचीला और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण पर एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी की। भारत के संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ट्रस्टी बिल गेट्स कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि रहे। इस मौके पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि G20 की अध्यक्षता में भारत के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। India has created a unique framework for digital economy. This infrastructure is inclusive. It focuses on making a significant difference in people's lives. It places premium on openness. It emphasizes trusted solutions. Most importantly, these are the solutions which can be scaled to a population level. All this has been created over a period of time, last few years, and has been successfully implemented in a population, in a billion plus population. That's what makes it a really big achievement, really resilient framework which can be adopted by different countries. और इस मौके पर बिल गेट्स ने कहा, भारत ने दिखाया है कि कैसे बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश लोगों के पैसे बचाने से लेकर सरकारों द्वारा अपने नागरिकों की सेवा करने तक में बदलाव ला सकता है। India in particular, by laying the groundwork for digital public infrastructure, starting with the ID system, allows people to build on top of that and to make financial access
financial payment, an element of that in a trusted way allows for an incredible variety of applications. Before the digital approach came along, the speed of people adopting new bank accounts was slow enough that it would have taken almost 50 years to get pervasive usage. But because of the pioneering investments, including creating the basic Aadhaar identity, India was in the lead in getting out payments to over 300 people during the pandemic, including 200 women. And our foundation is proud to have been able to support the different partners here in the government. पूरे देश में प्याज की सबसे बम्पर फसल नासिक में होती है और यहाँ के किसानों को उनकी फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इन किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है और नाफेड अब सीधे किसानों से प्याज खरीद रहा है। सरकार के इस फैसले से किसानों को राहत मिली है। महाराष्ट्र खासकर नासिक के किसान इसलिए परेशान थे कि उन्हें उनके प्याज की उचित कीमत मंडियों में नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इन किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने एहतियाती कदम उठाते हुए सरकारी एजेंसी नाफेड को किसानों से सीधे प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। नाफेड ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए प्याज की गिरती कीमतों को थामने के लिए किसानों से प्याज की खरीद शुरू कर दी है। नाफेड के मुताबिक सोमवार से नासिक जिले में 8 केंद्रों पर किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद शुरू कर दी गई है और अब तक 637.83 मीट्रिक टन प्याज की खरीद हो चुकी है। नाफेड का दावा है कि अब जल्द ही और भी खरीद केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। सरकार और नाफेड की इस पहल से किसानों ने राहत की सांस ली है। प्याज की कीमतें 400-500 रुपए तक गिरी थी। इसी में गवर्नमेंट ने जो उपभोक्ता मंत्रालय ने नाफेड को जो खरीदी करने बोला है, वो खरीदी की वजह से 200 मीट्रिक टन का जो खरीदी बढ़ गया। इसकी वजह से किसान को 2-3 रुपए से और कीमत ज़्यादा मिल गई। इससे थोड़ा बहुत उनका नुकसान भी कम हुआ। नाफेड ने यह भी जानकारी दी है कि नासिक के इन केंद्रों से प्याज को महाराष्ट्र से बाहर खपत वाली मंडियों में भेजा जा रहा है ताकि गिरती कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। खास बात यह है कि इस साल बम्पर फसल होने की वजह से प्याज के दाम गिर गए थे और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। हालात इतने खराब थे कि किसानों को 1 क्विंटल प्याज का औसत दाम सिर्फ 400 से 500 रुपए तक ही मिल पा रहा था, लेकिन जैसे ही नाफेड ने सीधी खरीदारी शुरू की कि प्याज के दामों में उछाल आने लगा। हमारे नासिक जिले में प्याज का उत्पादन बहुत भारी होता है, लेकिन इस वक्त पिछले कुछ दिनों से प्याज ज्यादा होने से प्याज की कीमतों में बहुत गिरावट आई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ भारती ताई पवार ने नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदारी शुरू की है। उनसे किसानों को राहत मिल रही है। अभी इस वक्त 8 केंद्रों में 950 मीट्रिक टन प्याज खरीदी हो रहा है। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें घट रही थी और 2-3 रुपए से प्याज खरीदा जा रहा था, मगर नाफेड ने अपनी हाथ से पहल करके जो प्याज खरीदी किया है उससे किसानों का फायदा हो रहा है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खरीदी कर किसानों का फायदा करना चाहिए और ये प्याजों की कीमतें बढ़ानी चाहिए। इससे पहले थोक बाजार में प्याज की कीमतों में गिरावट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार प्याज की खेती करने वाले किसानों के साथ है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार किसानों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। फिलहाल केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों की चिंता दूर होती नजर आ रही है। सरकार ने साथ ही साफ कर दिया है कि प्याज के निर्यात पर किसी तरह की रोक नहीं है। सरकार ने सिर्फ प्याज की बीजों के निर्यात पर रोक लगाई है। सरकार ने ये भी बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच प्याज का निर्यात 16% बढ़ा है। इस दौरान $523 मिलियन यानी करीब 4,320 करोड़ रुपए की कीमत का प्याज निर्यात किया है। ओपी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें व्यापार जगत की।
वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर समिट ने बजट में पूंजीगत व्यय में की गई वृद्धि और मजबूत आर्थिक गति को देखते हुए साल 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को बढ़ा दिया है। यह पहले 4.8% था, जिसे अब बढ़ाकर 5.5% कर दिया गया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। घरेलू रसोई गैस और वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में बुधवार से 50 रुपए और 350 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में रसोई गैस की खुदरा कीमत अब 1103 रुपए प्रति सिलेंडर हो जाएगी, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2119 रुपए 50 पैसे होगी। गूगल ने घोषणा की है कि क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन मोड अब आमतौर पर जीमेल के लिए वर्क स्पेस एंटरप्राइजेस प्लस, एजुकेशन स्टैंडर्ड और एजुकेशन प्लस वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जीमेल के लिए क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन अब आमतौर पर गूगल वर्क स्पेस एंटरप्राइजेस प्लस, एजुकेशन प्लस और एजुकेशन स्टैंडर्ड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में बीटा में नामांकित ग्राहकों के लिए आपका अनुभव नहीं बदलेगा। लगातार कई दिनों तक गिरावट के बाद शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन रौनक लौटाने वाला साबित हुआ। बैंक, आईटी शेयरों की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 448.96 अंक की उछाल के साथ 59,411.08 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 146.95 अंक की बढ़ोतरी के साथ 17,450.90 पर बंद हुआ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य की विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का ये अंतिम बजट पेश किया। मध्य प्रदेश का कुल बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले साल 2.79 लाख करोड़ रुपए का था। बजट में कोई भी नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है। वहीं पेंशन नियमों के सरलीकरण का भी प्रावधान किया गया है। बजट में 12वीं कक्षा में स्कूल टॉप करने वाली बालिकाओं को स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में कुल 1.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये माँ, बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट। और बात खेल की। भारत के खिलाफ इंदौर में शुरू हुए तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन ने 96 रन जोड़े। लाबुशेन को 31 के स्कोर पर बोल्ड कर इस साझेदारी को रविंद्र जडेजा ने तोड़ा। उस्मान ख्वाजा भी 60 रन बनाकर जडेजा का ही शिकार बने।
इससे पहले भारतीय टीम की पहली पारी सिर्फ 109 रन पर सिमट गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गिरा। वे 12 रन बनाकर क्विनमैन की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल भी 21 रन बनाकर क्विनमैन का ही शिकार हुए। चेतेश्वर पुजारा 1 रन बनाकर लियो की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी भारतीय टीम 33.2 ओवर में 109 रन बनाकर ढेर हो गई। विराट कोहली ने टीम के लिए सर्वाधिक 22 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू क्विनमैन ने 5 और नाथन लियो ने 3 विकेट लिए। इस मैच के लिए केएल राहुल और शमी को बाहर किया गया है और शुभमन गिल और उमेश यादव को मौका दिया गया है। पहले दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। और खेल जगत की कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को आउट कर ये उपलब्धि हासिल की। जडेजा पहली पारी में 4 विकेट ले चुके हैं। जडेजा ने टेस्ट, वनडे और टी20 को मिलाकर 298 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 503 विकेट लिए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर को महिला प्रीमियर लीग के लिए मुंबई इंडियंस टीम का कप्तान बनाया गया है। हरमनप्रीत भारतीय टीम की कप्तानी भी करती हैं। हाल ही में खत्म हुए महिला टी20 विश्व कप में उन्होंने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में मुंबई ने 1.80 करोड़ रुपए में हरमनप्रीत को अपने साथ जोड़ा था। ग्वालियर में ईरानी कप मुकाबले के पहले दिन शेष भारत की ओर से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने मध्य प्रदेश के खिलाफ शानदार दोहरा शतक लगाया। 21 वर्षीय जायसवाल ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। ये उनके फर्स्ट क्लास करियर का तीसरा दोहरा शतक है। बिस्मा मारूफ ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की। हाल ही में संपन्न आईसीसी महिला विश्व कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में हारकर बाहर हो गया था। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप में जीत के साथ आगाज किया है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने के बाद पहला मुकाबला खेल रहे जोकोविच को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जोकोविच ने चेक गणराज्य के थॉमस माचेक को 3 सेट तक चले मुकाबले में 6-3, 3-6, 7-6 से शिकस्त दी। राफेल नडाल चोट के कारण इंडियन वेल्स हार्डकोर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 36 वर्षीय नडाल को ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनल्ड के खिलाफ मिली हार के दौरान चोट लग गई थी। इंडियन वेल्स में नडाल पिछले साल उपविजेता रहे थे। उन्होंने 2007, 2009 और 2013 में खिताबी जीत हासिल की थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। देश की अन्य बड़ी खबरों के साथ आपको छूट जा रहे हैं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बिल गेट्स से मुलाकात की। बिल गेट्स ने भारत द्वारा कोविड में किए गए अभूतपूर्व कार्य की सराहना की। इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें नेशनल हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और नेशनल पब्लिक हेल्थ ऑब्जर्वेटरी वॉर रूम दिखाया, जिसे कोविड के दौरान बनाया गया था। इसके जरिए कोविड केस ट्रैक किए गए। बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की अध्यक्षता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की बैठक हुई। इस मौके पर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बैठक बुलाने का मकसद ये है कि हम अमृत काल में खाद्य आपूर्ति को राज्य के साथ मिलकर कैसे बेहतर बना सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। क्लेयर 28 फरवरी से 3 मार्च तक भारत के दौरे पर हैं। वह उच्च शिक्षा क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के मकसद से यात्रा पर हैं। तमिलनाडु में आरएसएस को रूट मार्च की इजाजत देने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 3 मार्च को सुनवाई करेगा। डीएमके सरकार का कहना है कि इस तरह के मार्च से राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। वकील मुकुल रोहतगी ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई करने की मांग की। इस पर सीजेआई ने शुक्रवार की सुनवाई की बात कही।
आंध्र प्रदेश में तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में बुधवार से फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले कैमरे का प्रयोग होगा। इस सुविधा से टोकन रहित दर्शन और आवास आवंटन प्रणालियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस नई तकनीक से मंदिर में आने वाले व्यक्ति एक साथ कई टोकन नहीं ले पाएंगे, जिससे दर्शन प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी।